25 दिसंबर सन 1924 को हमारे 10वें प्राइम मिनिस्टर का जन्म होता है। 1996 में पहले 13 दिन के लिए अपने टर्म पे आते हैं। बाद में 1998 से 1999 के बीच में ये 13 महीने के लिए आते हैं और फाइनली 1999 से 2004 के लिए ये फुल टर्म के लिए आते हैं और पहले ऐसे इंसान बन जाते हैं जो कि कांग्रेस में ना रहते हुए अपनी टर्म को फुल्ली तरीके से कंप्लीट किया। लीडर ऐसे थे जो कि अपने अपोनेंट्स को भी सपोर्ट करते थे और साथ ही साथ जो अपोजिशन था वो भी इन्हें सपोर्ट करता था। ऐसे लीडर बन चुके थे कि अपोजिशन भी अपनी तरफ से बोलने के लिए इनको इनवाइट करता था। अगर बाहर कहीं भी देश के बाहर जाना है और अपने देश के लिए बात करना है तो सोचना पड़ता था लोगों के लिए कि किसको भेजे और बाद में फाइनली सिलेक्ट होते थे ये हमारे 10वें प्राइम मिनिस्टर। वक्ता ऐसे थे जिनके सामने कोई टिक ना पाए, ऐसे धुआंधार भाषण से ये लोग का मन दिल जीत लेते थे। कौन है ये? जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूं और आज उनकी तमाम उपलब्धियों की बात करूंगा जो उनके उन 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने किया है। वो सारी बातें आज जो मेन उनका जो अचीवमेंट है उस पर आज हम नजर डालने वाले हैं और जानेंगे कि क्यों देश को इनको हमेशा याद रखना चाहिए। सो आइए जानते हैं। जो काम इनके कार्यकाल के समय हुआ है वो ये है कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो इनके कार्यकाल में काफी ज्यादा हुआ। अगर हमारी इकोनॉमी को पहली बार किसी ने समझा, और क्योंकि देश कुछ दिन पहले ही आजाद हुआ था, मतलब इन द सेंस कि 30-40 साल पहले ही आजाद हुआ था, तो लोगों ने इकोनॉमी को उतना ध्यान नहीं दिया और सिर्फ एक सिंपल लिविंग जो कह रहे थे वो चली आ रही थी। लेकिन इकोनॉमी को अगर सबसे पहले किसी ने समझा है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्होंने इकोनॉमिक एक्सपेंशन में अपना एक अहम योगदान जाहिर किया। दोस्तों, उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत थे उन्होंने कई ऐसी पॉलिसी को लाया जिससे कि वो टैक्स रिडक्शन करके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने देश में बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे पॉलिसी पे काम किया। दोस्तों, अगर बात किया जाए उनके कार्यकाल के अंदर तो उस समय जो 1999 से 2004 के बीच में जो एवरेज ग्रोथ रेट थी हमारी इकोनॉमी की वो 6% मानी जाती थी और यहाँ पे हाईएस्ट जो रिकॉर्ड किया गया वो 8% के करीब दिखा था इकोनॉमी, जो कि आज भी समझ सकते हैं कि उतने सालों बाद भी आज गिरते हुए इकोनॉमी को बचाना पड़ रहा है। वो एक सपोर्ट तक नहीं बच गई है। और इन्फ्लेशन रेट वहां पे था 4.8%, जो कि स्टेबल था, ना तो ऊपर जा रही थी ना तो नीचे जा रही थी, तो लगभग ठीक था। चाहे वो बात की जाए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2003 की, या तो बात की जाए एसेट रिस्क कंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो एसेट रिस्क कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या थी दोस्तों की ऐसे कंपनियां जो कि मान लिया जाए जो बैंक है हमारी सरकारी उसके एनपीएच को जो खरीदते हैं और जो बैड एसेट जो बैंक के एसेट में कभी भी काम नहीं आते, वैसे अगर जो एक्सपायर किए हो रहते हैं उसको अगर कोई खरीदता है तो वो ऐसे ही एसेट्स कंपनियां खरीदती है और खरीदती नहीं है बल्कि बोली लगवाने में मदद करते हैं ताकि जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है, बैंक है, वो अपने नॉर्मल एक्टिविटी पे अपने अदर काम पे ध्यान रख सके और जो बोली लगाने का काम है वो इन कंपनियां करवा देती है। इसको इम्प्रूव करना उनकी पहली प्रायोरिटी बनाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर। और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के तहत जो भी राजस्व घाटा हो रहा था उसको कम कैसे किया जाए इस पे बात की जाती है। या तो बात की जाए दोस्तों प्राइवेटाइजेशन, हर सेक्टर में हर कोशिश की गई और इकोनॉमिक एक्सपेंशन में हर कसर को किया गया और जितनी बढ़िया इकोनॉमी बना सकते थे वो उन्होंने प्रयास किया। दूसरा काम अगर इन्होंने किया है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी ध्यान दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा, उसको बनाया, चाहे वो रोड हो, स्कूल हो या फिर कोई भी हाईवे हो। अगर उस पर अगर शुरुआत में किसी ने ध्यान दिया था तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले पोजीशन पर आते हैं जिन्होंने ऐसा किया। इन्होंने रोड कनेक्टिविटी को काफी अच्छा किया, चाहे वो रूरल एरियाज में भी उन्होंने की, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ध्यान दिया और अर्बन की तो बात ही ना किया जाए, वहां तो हुई है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी थी उसको कनेक्ट करने के लिए हाईवे बनाया गया था और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत। और ये जो प्रोजेक्ट था उनके कार्यकाल में वो रिप्रेजेंट करता है कि 49,260 किलोमीटर लंबा हाईवे उस समय बनाया गया था इनके कार्यकाल के अंदर और काफी स्कूल का भी निर्माण किया गया था, रोड का ग्रामीण क्षेत्रों में भी और अर्बन सेक्टर में भी किया गया था। काफी डेवलपमेंट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उनके कार्यकाल के अंदर देखने को मिला था। तीसरा काम जो इनकी सरकार में हुआ था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ और अगर सारी चीजों को हटा भी दिया जाए तो मैं इसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है। दोस्तों, तीसरा काम इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया था। इसके तहत जो भी बच्चे जो 6 से 14 साल की उम्र में है उनको ये कंपलसरी किया कि वो स्कूल जाएंगे और 6 से 14 साल के बच्चे को अगर आप बाल मजदूरी के लाते हो तो आप पे पेनाल्टी ली जाएगी आपकी। और यहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया, फ्री और अफोर्डेबल। चौथा काम इनकी सरकार के अंदर जो हुआ वो ये था कि द न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999, मतलब कि दोस्तों जो उस समय के जो
टेलीकॉम पॉलिसी थे वो उतनी बेहतर से काम नहीं कर पा रहे थे जैसा इनकी सरकार को लगा, और लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं हो रहा था उस समय टेलीकॉम कम्युनिकेशन। तो इन्होंने एक एम लिया कि सभी जो लोग हैं, हर सिटीजन जो इंडिया का है, वो चाहे वो ग्रामीण सेक्टर से हो या शहर वाले क्षेत्र से हो, सबको एक अफोर्डेबल और इफिशियंट वे का एक कम्युनिकेशन जो है वो पर्याप्त होना चाहिए। और इन्होंने उस पर ध्यान दिया और 1999 में जाकर न्यू टेलीकॉम पॉलिसी लाई, जिससे कि आज भी कहीं ना कहीं वो पॉलिसी काम करती है, जिससे कि हमें इतना सस्ता टेलीकॉम कम्युनिकेशन देखने को मिलता है और हम बातें एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं फोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए। पांचवा अगर इन्होंने कोई काम किया तो वो ये है ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दिया। पोखरण 2 दोस्तों मैंने इसमें फुल बातें किया हूँ एक और वीडियो में, तो आप उसे जाकर देख सकते हो। क्या था ये पोखरण 2 दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में पहला इंडिया जो है वो फुल फ्लेज न्यूक्लियर स्टेट बना। वो किसी के सरकार में हुआ तो अटल जी की सरकार में हुआ। और जो पोखरण 2 था उसकी टेस्टिंग की गई, 5 में से फिजन बम और फ्यूजन बम, 5 ऐसे बम को सिलेक्ट किया गया, उसको टेस्ट किया गया। उस समय पे ये बात की गई थी जब ना पाकिस्तान चाहता था, ना अमेरिका चाहता था कि हमें, ना चाइना चाहता था, ना जापान चाहता था कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट बन पाए और न्यूक्लियर टेस्ट वेपन्स को टेस्ट करें। उस समय हमारी सरकार, अटल जी की सरकार के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था और शक्ति जैसे, ऑपरेशन शक्ति जैसे जो ऑपरेशन थे उसको अंजाम दिया गया था। पहला न्यूक्लियर वेपन जो था वो 1974 में इंदिरा गांधी जी के सरकार के अंदर में किया गया था। पोखरण 2 जो था वो 5 न्यूक्लियर बम का सीरीज था, जिसमें कि वो न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया जा रहा था 5, जिसमें कि फिजन बम भी थे और फ्यूजन बम भी थे, दोनों प्रकार के थे। 11 मई 1998 को पोखरण जो कि राजस्थान में एक एरिया है वहां पे इसको अंजाम दिया गया। और इस टेस्ट के बाद कई सैंक्शन भी लगाए गए थे जापान और यूएसए के द्वारा इंडिया पे, जो कि बाद में हटा लिए गए थे। उस समय ये टेस्टिंग हुई थी जब कोई नहीं चाहता था कि भारत जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर टेस्टेड न्यूक्लियर स्टेट बन पाए। उस समय ये काम की गई थी। किस तरह से की गई थी काम, वो मैंने इस वीडियो में बात किया हुआ हूँ। छठवां काम अगर इन्होंने कुछ किया है तो वो ये है चंद्रयान 1 पे काम किया। चंद्रयान 1 अगर सक्सेसफुली भेजने में अगर उसका आइडिया रहा किसी का और किसके अंदर में भेजा गया, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच से आगे बढ़ते हुए बाद में भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं चंद्रयान 1 के जो शुरुआती दौर के अगर कोई था जो उसे भेजने पे साथ आया तो वो अटल जी की सरकार थी। 15 अगस्त 2003 में अटल जी ने अनाउंस किया था चंद्रयान मिशन को कि भेजा जाएगा। नवंबर 2003 में जाकर इसको अप्रूवल मिली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। चंद्रयान 1 भारत का पहला मिशन था जो कि लूनर प्रोब को चेक करने के लिए भेजा गया था। इंडिया ने 22 अक्टूबर 2008 को ये स्पेस क्राफ्ट जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा था लूनर पे, यानी कि मून पे भेजा था चेक करने के लिए लूनर प्रोब को। और ये मिशन जो था दोस्तों इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में एक बूस्ट था उस समय के लिए। इंडिया चौथा ऐसा कंट्री बना जो अपनी फ्लैग को मून पे भेज सका और वो चंद्रयान मिशन करवाया हमारा, जो वो एक सक्सेसफुल बात थी, वो हमें माननी चाहिए। सातवां अगर काम इनकी सरकार के अंदर कुछ हुआ था तो वो था द लाहौर डिक्लेरेशन। हुआ क्या दोस्तों कि 1971 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे आर्मी कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ रही है और टेंशन दोनों के बीच होती रहती थी। और ऐसे ही टेंशन दोस्तों 1998 में फिर से क्रिएट हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और क्योंकि ये इनके हलकतवादी जो कि उग्रवादी आतंकवादी एक्टिविटी जो थी उससे प्रभावित थी, और ये पाकिस्तान जानते हैं कि कौन करा सकता था। इसके लिए काफी यहाँ पे टेंशन, उग्रवाद का जो टेंशन है वो दोनों ही नेशन में बना हुआ रहता था। और इस सिचुएशन को सुधारने के लिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों नेशन ने एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया, जिसके 1999 में फरवरी के अंदर। और इसका जो वजह था कि इसमें क्या था, इस ट्रीटी में आगे जानते हैं। तो 21 फरवरी 1999 को इस ट्रीटी को साइन किया गया था। उस समय के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ इस ट्रीटी में था दोस्तों कि जो दोनों ही देश जो थे वो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को भेज चुके थे, न्यूक्लियर स्टेट थे। और न्यूक्लियर बम को कहीं भी भेजने से पहले और या बनाने से पहले एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन से किसी को मार नहीं सकता और किसी भी तरीके का जो हमला कर सकता है वैसे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं कर सकते हैं दोनों ही नेशन। मतलब कि एटॉमिक जो रिसर्च थी उसमें हम जो खतरनाक जो साबित हो सकता था वैसे चीजों को रोकने के लिए दोनों ही देश राजी हुआ था। और आइए जानते हैं वो जो 8वां काम जो इनकी सरकार ने किया था वो क्या था। और 8वां काम जो इनकी सरकार में किया गया था वो था ऑपरेशन विजय, यानी कि द कारगिल वार, जिसमें हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान में जाकर, हमारी जो वीर जवान थी वो पाकिस्तान को क्या होता है इंडिया का खौफ वो बतलाया था, क्या होता है इंडिया के अंदर भाईचारा वो सिखाया था, वो दिखलाया था। कारगिल वार जो कि 1999 में हुआ था वो इंडिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड वाला, जो कि सबसे ऊंचाई पे माउंटेन पर लड़ा जाने वाला था, वो पहला ऐसा युद्ध बना और शायद पूरा दुनिया में ऐसा युद्ध बना जो कि 16,500 फीट ऊपर पहाड़ी पे उस ठंडे इलाके में लड़ी गई थी लड़ाई। और सैल्यूट करना चाहूंगा उन वीर जवानों को जिन्होंने इस बार में लड़ाई की थी और अपनी जान न्यौछावर की थी और करने के लिए अपने देश के लिए राजी हो गए थे। दोस्तों कारगिल वार हुआ क्यों था कि क्या होता था कि नवंबर दिसंबर में जब ठंड पड़ने लगती है तो जो ऊपर वाली हमारी जो
बटालियन रहती है वो अपना पोजीशन छोड़कर नीचे चली जाती है। और पाकिस्तान भी ऐसा ही किया करता था कि जो ठंड पड़ती थी तो वो नवंबर दिसंबर महीने में वो नीचे चले जाते थे, और बाद में जब मई जून में जब कुछ ठंड कम होती थी तो फिर वो अपने पोजीशन पे आ जाते थे। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि हमारी जो सेना थी वो तो नीचे आई, लेकिन पाकिस्तान नीचे नहीं आया, और वो हमारी जो पोजीशन थी उस पर आकर हमला करने लगा, और इस तरह से लड़ाई होने लगी। और यहाँ पे दोस्तों काफी लड़ाई होने के बाद, लड़ाई 1999 में बहुत ही एक्सटेंसिव लड़ाई के बाद दोस्तों, जिसमें कि हमारी 527 वीर जवान शहीद हो गए थे और 1363 जो थे वो घायल हो गए। इस समय दोस्तों जो लाइव जर्नलिज्म जो थी वो काफी हद से बढ़ रही थी, और साउथ ईस्ट एशिया में ये पहला लाइव वॉर दिखाया गया था और माना गया था इस कॉन्फ्लिक्ट को। और किस तरह से समझिए उस ठंडे वाले इलाके में ठंड में 16,500 फीट की ऊंचाई पे लड़ा गया था। हमारे वीर सैनिकों ने किस तरह से लड़ा होगा वो आप सोचे, और भारत विजयी बना था कारगिल वार में। और इसको अगर अंजाम दिया गया था तो अटल जी की सरकार के अंदर, और इनका एक बहुत बड़ा काम माना जाता है। हालांकि ये एक इनिशिएटिव ना था ना प्रोग्राम था, ये एक सेना की मजबूती का प्रतीक था और सेना की अचीवमेंट थी। और ये दोस्तों उनकी काम की, अगर बड़े कोई काम किया था तो वो मैंने गिना दिया। और लास्ट में अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और जो ग्रेट लीडर माने जाते हैं वो जरूर थे, क्योंकि इनको ऑपोजिशन भी भेजता था अपनी तरफ से आवाज उठाने के लिए कि देश के बारे में, अपने देश के बारे में जाकर तुम देश के बाहर जाके बताओ। और इनके भाषण भी ऐसे देते थे कि इनके सामने कोई टिक ना पाता था। लेखक थे, कवि थे, काफी अच्छी इन्होंने कहानियां लिखी हैं, काफी अच्छा इन्होंने जो कविता है वो लिखे हैं जो लोगों के दिलों को छू जाता है। फाइनली दोस्तों इन्होंने कई ऐसे फॉरेन पॉलिसी भी लाए जिससे कि हमारे देश को भला हो सके और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बाहर से लोग आकर करें। और इन्होंने जो यूएस है उसके साथ भी बहुत अच्छा एक रिश्ता बनाया, और भी इनका मानना था कि पड़ोसी देशों से काफी अच्छा हमें रिश्ता बना लेनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी को जो लाहौर और दिल्ली बस जो 1999 में चलाया गया था लड़ाई के बाद, उसके लिए भी हम लोग याद रख सकते हैं ताकि कंफ्लिक्ट दोनों में कम हो सके। इस वजह से उन्होंने एक बस चलाई थी दिल्ली से लाहौर तक। इनके अच्छे काम के वजह से, इनकी अच्छी लोकप्रियता की वजह से और अच्छे इंसान होने की वजह से 2015 में इनको भारत का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो पुरस्कार माना जाता है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ जो पुरस्कार है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है 2015 में हमारे उस समय के प्रेसिडेंट जो प्रणब मुखर्जी थे उनके द्वारा। और 2014 में 25 दिसंबर जो है 2014 में बीजेपी की सरकार ने ये घोषणा किया कि 25 दिसंबर को एक गुड गवर्नेंस डे के नाम पे मनाया जाए, और होता है। इन्होंने अपनी फुल्ली लाइफ को अनमैरिड जिया एज अ बैचलर, और 16 अगस्त सन 2018 को खराब तबीयत होने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, और देश सिर्फ इनको अपने दिलों में ही याद रख सकता है और दिलों में ही याद करता है। सो इनकी काम के बदौलत इनको कई और सारे पुरस्कार भी मिले हैं। सो आशा करता हूं कि जो इन्होंने काम किए वो उसको आपको जानकर काफी अच्छा लगा होगा और आप आगे भी इस मैसेज को फॉरवर्ड करोगे। सो जय हिंद और